बात करेंगे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, जिसमें हम पहली थ्योरी पढ़ेंगे लैमार्क्स थ्योरी, या जिसे लैमार्किज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसे अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ये पहली थ्योरी थी इवोल्यूशन की, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की ये पहली थ्योरी थी, और इसे प्रपोज किया था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। और इस थ्योरी को लैमार्क ने अपनी किताब फिलोसॉफिक जूलॉजिक में पब्लिश किया। और लैमार्क की ये जो थ्योरी थी, अगर इसकी स्टडी जो लैमार्क ने की उसके बाद ये इस थ्योरी को जो दिया, तो इनकी स्टडी जो थी ये कंपैरिजन पे बेस्ड थी। और ये कंपैरिजन जो था वो फॉसिल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का कंपैरिजन की स्टडी थी। उसके आधार पे उन्होंने ये थ्योरी दी थी, जिसे लैमार्क्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स जो थे, बेसिक पॉइंट्स या यूँ कह लें कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस थ्योरी के थे, इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल वाइटल फोर्सेस। दूसरा आता है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एंड न्यू नीड। नेक्स्ट इसमें आता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। और लास्ट आता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब वन बाय वन हम एक एक को डिस्कस करते हैं। लैमार्क के हिसाब से सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई इंटरनल वाइटल फोर्स थी, और इस फोर्स के कारण जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी टेंडेंसी थी कि वो अपनी बॉडी साइज़ को या पर्टिकुलर किसी ऑर्गन की साइज़ को वो बड़ा कर सकते थे। उसके बाद लैमार्क का कहना था कि इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट के कारण, मतलब मौसम के बदलाव या वातावरण में बदलाव के कारण, नए नए ज़रूरतों या नई नई आवश्यकताएं पैदा होती हैं, और उन आवश्यकताओं को फुलफ़िल करने के लिए नए ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। या यूँ दूसरी भाषा में कह लें कि उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई एक ऑर्गन बहुत ही सूटेबल होता है, और कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो सूटेबल नहीं होते हैं। तो जो सूटेबल ऑर्गन होता है उसका यूज़ ज़्यादा होता है, इसलिए वो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, और जिनका यूज़ नहीं होता है वो ऑर्गन धीरे धीरे लेस डेवलप होते चले जाते हैं, और वो बाद में या तो वेस्टिजियल ऑर्गन बन के रह जाते हैं या वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और ये यूज़ और डिसयूज़ के कारण
ये कैरेक्टर जो होते हैं ये इनहेरिटेट होते रहते हैं, या यूँ कह लें कि इन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टर पास होते रहते हैं, और धीरे धीरे एक्युमुलेशन होता रहता है इन नए कैरेक्टर्स का, और बाद में चल के धीरे धीरे ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में बदल जाते हैं जो कि एक नई स्पीसीज होती है, और ये अपने पुराने, अगर पुराने जानवर की या पुराने ऑर्गेनिज्म की बात करें या इनके पूर्वज, ये अपने पूर्वज से बिल्कुल अलग होते हैं और ये नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन ये एग्जांपल देखने से पहले इस थ्योरी को यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के बेस पे एक नाम और दिया जाता है, वो है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसको न्यूनीड को कहा जाता है डॉक्ट्रीन ऑफ डिजायर्स इज कॉल्ड एपेटेंसी, यानी इच्छा के सिद्धांत को भूख कहा जाता है। और ये चार इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इनकी ये थ्योरी थी। और इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं लॉन्ग नेक एंड हाई फोर लिम्ब ऑफ जिराफ। लेमार्क के अकॉर्डिंग जो अफ्रीकन जिराफ थे पहले वो छोटे साइज़ के थे, चूँकि उस वक्त मैदानी भागों में घास बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, इसलिए वो घास चरते थे और अपना पेट भरते थे। लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट में बदलाव हुआ, वो अफ्रीकन मैदान जो थे वो रेगिस्तान में बदलते चले गए और जो वृक्ष थे वो ऊंचे होते चले गए, और इन्हें और कंपटीशन की वजह से इन्हें अपनी गर्दन को स्ट्रेच करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब जो घासेस थी वो मैदान में ना होकर अब पेड़ की पत्तियों को इनको खाना था। तो इसलिए अपनी गर्दन को इन्होंने स्ट्रेच किया और अपने फोरलिम्ब को इन्होंने और बड़ा किया, और ये कैरेक्टर धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता गया। और इस कारण आज जो जिराफ हमें दिखते हैं उनके फोरलिम्ब काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और उनकी नेक काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। अगर हम इसमें दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम बात करते हैं एक्वेटिक बर्ड की। एक्वेटिक बर्ड की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक बर्ड के जो नॉर्मल अगर हम बात करें तो इनके जो विंग्स थे वो ज़्यादा फ्लाई के लिए नहीं थे, और इनके जो टोज़ थे उसके टोज़ में वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि अपनी टोज़ को इन्होंने स्ट्रेच किया और वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जिसकी वजह से ये पानी में अच्छी तरीके से तैर सकें और मछलियाँ पकड़ सकें। और ये एक्वेटिक बर्ड्स जो इवॉल्व हुई लेमा के हिसाब से, उसका रीज़न ये रहा होगा कि जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स थी उनसे कंपटीशन बढ़ गया होगा फूड को लेके, इसलिए ये एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट किया इन्होंने। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल आता है स्नेक का, और स्नेक की अगर हम बात करें तो अगर हम पाइथन और बोआज की बात करें तो उनके अंदर आज भी पेल्विक गर्डल एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो एंसेस्टर थे उनके अंदर फोर लिम्ब प्रेजेंट थी, और वो फोर लिम्ब की सहायता से ही लोकोमोशन करते थे। लेकिन चूंकि धीरे धीरे ये ज़मीन पे रेंगने के कारण फोर लिम्ब का उपयोग इन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया, और इसी के कारण इनके जो लेग हैं वो
ख़त्म होते चले गए। और ये एक एग्ज़ाम्पल है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑर्गन का, क्योंकि इन्होंने अपने ऑर्गन का यूज़ नहीं किया इसलिए वो ऑर्गन धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। इसमें अगर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की बात करें तो वो है डियर का। और डियर की अगर हम बात करें तो ये फास्ट रनिंग के कारण इनके जो लेग हैं वो स्ट्रांग होते चले गए और इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होती चली गई। और इस कारण आज जो डियर हैं वो फास्ट रनिंग करने में सक्षम हैं। और इसमें फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वो है फ्लाइटलेस बर्ड। अगर हम फ्लाइटलेस बर्ड की बात करें तो फ्लाइटलेस बर्ड में विंग्स का उपयोग नहीं हुआ, कम हुआ। इसी कारण से इनके विंग्स जो हैं वो धीरे धीरे जो इनके विंग्स हैं वो रिड्यूस होते चले गए, क्योंकि ये विंग्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। और आज अगर विंग्स इनके प्रेजेंट भी हैं तो वो उड़ने में इनकी कोई सहायता नहीं करते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो है रिट्रैक्टाइल क्लॉज इन कार्निवोरस। ये भी कार्निवोरस एग्जाम्पल में रिट्रैक्टाइल क्लॉज, ये भी लैमार्किज्म का एक एग्जाम्पल है। अब लैमार्क की इस थ्योरी में जो इनके एग्जाम्पल थे इसके साथ साथ इनके क्रिटिसिज्म भी हुई। और अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। लैमार्क की थ्योरी की काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई और इन आलोचनाओं में अगर हम पहले बात करें तो एक साइंटिस्ट थे ऑगस्ट वाइजमैन। ऑगस्ट वाइजमैन ने चूहा लिया और चूहे को करीब 22 जनरेशन तक उसकी पूंछ को काटते रहे। और 2 चूहा लिया था इन्होंने। पहले जनरेशन में पूंछ का दोनों की पूंछ की लंबाई को मेज़र किया और उनकी पूंछ को काटा। उसके बाद दोनों को आपस में रिप्रोडक्शन करने दिया और उसके बाद जो जनरेशन आई चूहों की उसमें भी उन्होंने चूहे की पूंछ को लंबाई को मेज़र किया, फिर उसको काट दिया, फिर आपस में फिर से उन्होंने रिप्रोडक्शन करा। और इस तरीके से उन्होंने 22 जनरेशन तक देखा। और 22 जनरेशन तक ये काम करने के बाद भी चूहे की जो पूंछ थी यानी टेल थी, टेल की साइज़ में कोई बदलाव नहीं दिखा और ना ही टेल जो है वो डिसअपीयर हुई। क्योंकि लैमार्क ने ये कहा था कि जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है वो अंग धीरे धीरे एक्वायर्ड कैरेक्टर में आके वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन अगस्त ने 22 जनरेशन तक चूहों की पूंछ को काटा, लेकिन उनके जो ये टेल थी वो डिसअपीयर नहीं हुई। और इसी के बेस पे उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जिसे थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इस थ्योरी की बात करें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सोमैटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म दो अलग टाइप के प्रोटोप्लाज्म थे। एक सोमैटोप्लाज्म था और एक जर्म प्लाज्म था। और जो सोमैटोप्लाज्म था, ये सोमैटोप्लाज्म जो है सोमैटिक कोशिकाओं में यानी सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट था। और जो जर्म प्लाज्म था ये जर्मिनल सेल्स में प्रेजेंट था। और ऑगस्ट के अनुसार
जब भी कोई स्पीसीज अपनी लाइफ साइकिल पूरी करती थी, पूरी करने के बाद वो मर जाती थी, तो उसके डेड होने के साथ साथ जो सोमैटिक सेल्स थी या सोमेटोप्लाज्म था, ये डेड कर जाता था। लेकिन लाइफ साइकिल के दौरान जब वो रिप्रोडक्शन करती थी, तो रिप्रोडक्शन में ये जो जर्म प्लाज्म था ये ट्रांसफ़र हो जाता था नेक्स्ट जनरेशन में। और लास्ट पॉइंट इस थ्योरी का, इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो वेरिएशन सोमेटोप्लाज्म था, अगर सोमेटोप्लाज्म में कोई वेरिएशन आ जाता था तो उसका इनहेरिटेंस या वो इनहेरिटेट नहीं होता था, यानी नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र नहीं होता था। लेकिन जो वेरिएशन जर्म प्लाज्म में आ जाता था, ये इनहेरिटेट हो जाता था और इसी से नए कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन होता था। यानी जर्म प्लाज्म में अगर वेरिएशन आया तो उसका ट्रांसफ़र वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन यानी नेक्स्ट जनरेशन पॉसिबल था, लेकिन सोमेटोप्लाज्म में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। और इस तरीके से ये एक क्रिटिसिज्म था लेमार्क की थ्योरी का। अब दूसरी एग्जांपल की बात करें, इसमें दूसरा क्रिटिसिज्म की, इसमें नेक्स्ट आता है प्यान का एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने ड्रोसोफिला को लिया और ड्रोसोफिला को डार्क में रख दिया और 69 जनरेशन तक इन्होंने ड्रोसोफिला को डार्क में रखा। और उसके बाद जब इन्होंने ड्रोसोफिला को देखा तो उसकी आई की साइज़ में या उसके आई साइट में कोई भी इन्हें बदलाव या चेंजेस देखने को नहीं मिले। और ये भी एक तरीके से लेमार्क की थ्योरी की आलोचना इनका एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि लेमार्क के अनुसार जो यूज़ और डिसयूज़ की बात कही गई थी, उस हिसाब से अगर हम ड्रोसोफिला को देखें तो ड्रोसोफिला की आई की साइज़ में या तो कमी आनी चाहिए थी या आई साइट ब्लैंक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, पावलोव के एक्सपेरिमेंट की। पावलोव का एक्सपेरिमेंट, जब इन्होंने डॉग लिया और डॉग को जब ये खाना देते उससे पहले ये एक बेल को बजाते थे और बेल को बजाने के बाद खाना देते थे। और इस तरीके से इन्होंने प्रैक्टिस की उस डॉग के साथ। और डॉग को जब ये प्रैक्टिस कराई तो एक बार इन्होंने देखा कि जो बेल थी, इन्होंने बेल बजाया लेकिन खाना नहीं दिया। लेकिन चूँकि डॉग जो है हैबिचुअल हो चुका था, इसलिए उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टार्ट हो गया। और उस डॉग से जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन मिली और उसको भी इन्होंने प्रैक्टिस कराई, और कई जनरेशन तक ये प्रैक्टिस कराने के बाद भी कोई भी डॉग इनको ऐसा नहीं मिला जिसमें ये चीज़ एक्वायर्ड तरीके से चली गई हो। ये प्रैक्टिस स्वतः उस नेक्स्ट जनरेशन के डॉग में प्रेजेंट रही हो, ऐसा इनको भी नहीं मिला। इसमें हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो बोरिंग ऑफ ईयर एंड नोज ऑफ इंडियन। हम देखते हैं कि इंडियन में नाक और कान में आभूषण पहनने के लिए वो छेद करवाते हैं लोग, लेकिन ये एक परंपरा भी काफ़ी प्राचीन युगों से चली आ रही है। लेकिन आज भी किसी इंडियन के घर ऐसा नहीं होता है कि उनके ऑफस्प्रिंग या उनके बच्चे पैदा हुए हों और पहले से ही उनके नाक कान छिदे हुए हों। तो ये भी एक तरीके से इस थ्योरी को डिस्कार्ड करता है ये पॉइंट। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आयरन शूज़ इन चाइना में स्मॉल लेग, लड़कियों का स्मॉल लेग ब्यूटी कहा जाता है। और इसी कारण से जब भी कोई बच्ची पैदा होती है तो उसका पैर बड़ा ना हो, इस कारण से उसे आयरन के शूज़ पहनाए जाते हैं
ताकि जो पैर है वो छोटा ही रह जाए। लेकिन ये परंपरा भी चाइना में काफ़ी पहले से चली आ रही है, और इसके बाद भी आज भी जो बच्ची पैदा होती है वहाँ, उसके पैर जो हैं वो नॉर्मल साइज़ के ही होते हैं और छोटे नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर हम और बात करें तो युगों युगों से लोग शेविंग करवाते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी किसी के बच्चे ऐसे पैदा नहीं होते हैं जिनके बच्चे के अंदर बियर्ड ना आती हों। और इसी तरीके से आप और एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये है लैमार्क की थ्योरी और उसके क्रिटिसिज्म की बात। अब लैमार्क की कुछ और बातें अगर हम बताएं आपको, तो इनवर्टिब्रेट और एनिलिडा, ये दोनों टर्म लैमार्क ने ही दिए थे, और लैमार्क ने ही ट्रेविरेनस के साथ मिल करके बायोलॉजी टर्म को दिया था।